हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, हम लोग अभी सेट नंबर 6 तक कवर कर चुके हैं। आज चलेगा सेट नंबर 7, जिसमें हम लोग टोटल 10 सवाल कवर करते हैं। ठीक है, तो आज का सबसे पहला सवाल देखते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक है ना, सवाल है एक घड़ी का MRP मार्क रेट प्राइस। MRP का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्क रेट प्राइस। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 4750 रुपये है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। छूट मतलब डिस्काउंट। ठीक है, छूट दी जाती है 12% का, है ना। यदि उस दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा यानी कि कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है, क्रय मूल्य, तो उसका लाभ पूछ रहा है। लाभ क्या होगा यानी कि प्रॉफिट पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए MRP दिया हुआ है। MRP कितना दिया हुआ है? MRP को क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य दिया हुआ है 4750 रुपये। ठीक है, 4750 रुपये। उसके बाद डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट यानी D से सूचित करते हैं। डिस्काउंट यानी कि 12% की छूट दे दी है। ठीक है, उसके बाद 3850 रुपये में क्या किया? खरीदा यानी कि CP कितना दे दिया है? 3850 रुपये। अगर आपको समझ में नहीं आता जो देता है उसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अंकित मूल्य इतना दिया हुआ है, डिस्काउंट है 12% और CP कितना दिया हुआ? 850 रुपये, यानी 3850 रुपये। तो हमको निकालना है क्या? लाभ निकालना। लाभ निकालने के लिए क्या पता, यानी लाभ निकालने के लिए सबसे पहले तो हम वस्तु को बेचेंगे, यानी कितने वस्तु में बिक रही है, उसके बाद पता चलेगा लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है MRP। जब भी कोई वस्तु को डिस्काउंट में बेचेंगे, जब भी कोई वस्तु को डिस्काउंट दिया जाता है तो हमेशा किस पे? MRP पे। जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो MRP पे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो हमेशा CP पे होगा। प्रॉफिट एंड लॉस CP पे और डिस्काउंट होगा MRP पे। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 12%। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस होता है COST, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये होता है क्रय मूल्य। इसको समझिए, क्रय मूल्य होता है, ये होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। उसके बाद सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, जिस वस्तु पर किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पर, उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं यानी कि विक्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, ये आप समझिए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग SP बोलते हैं और शॉर्टकट में CP बोलते हैं। ठीक है, तो SP और CP। तो देखिए फॉर्मूला होता है MRP मल्टीपल गुना करके डिस्काउंट परसेंट बराबर SP होता है। ठीक है, ये होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए MRP कितना दिया हुआ है? 4750 रुपये। MRP 4750 रुपये। डिस्काउंट कितना दे रहा है? तो डिस्काउंट दे रहा है कितना? 12%। ठीक है, डिस्काउंट 12%। देखिए आप यहाँ पे समझिए, जब भी डिस्काउंट देगा, जब भी या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस होगा तो हमेशा 100 पे होता है। माना कि प्रॉफिट हो रहा है 20%। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है तो किस पे होगा? तो 100 पे होगा। तो 20% यानी 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120%। ठीक है, 120% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120%। अगर 30% प्रॉफिट हो रहा है तो 130%। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है 20%, अगर माना कि लॉस हो रहा है 20%, तो क्या हो जाएगा? 100 में घटा देंगे, यानी 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80%। ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे, ठीक है, और जब लॉस होगा तो घटा देंगे, है ना। तो ये समझिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है डिस्काउंट यानी कि छूट दे रहा है। ठीक है, छूट कितना दे रहा है? 12%। तो 100 में क्या करेंगे? 12% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 88, यानी क्या हो जाएगा? 88/100। ठीक है, अब यहाँ से काटिए, जो मेरा कट किया आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कहलाएगा। यहाँ से काटिए 0 से 0। ठीक है, यहाँ से 5 में बार में काटिए 2 से, और 5 से काटिए कितना? 8 पचे 40, नहीं 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 और 2 5 पचे 25। ठीक है, अब 2 से काटिए यहाँ 44 बार में। जब मल्टीप्लाई कितना आएगा? 95 गुने 44। ये जो मेरा मल्टीप्लाई होके आएगा ना, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। अब इसको हम गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए 95 और 44 को, 95 44 को जब मल्टीप्लाई करें, 5 20 के 0 हाथ मेरा 2, 9 36 37 38। ठीक है,
5 20 के 0 हाथ में रहा 2, उसके बाद 9 6 36 और 2 38, ठीक है। 0 8 8 3 11 के एक हाथ में रहा 1 3 1 4, यानी 4180। कितना आ गया? 4180। ये क्या आ गया मेरा? ये मेरा आ गया सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं विक्रय मूल्य, यहाँ पे कितना निकल गया सेलिंग प्राइस, ये 2 से हम यहाँ काटे थे, ठीक है। यानी एसपी कितना निकल गया? 4280 रुपया, 4180 रुपया। इस वस्तु पर हम किसी वस्तु को बेचे हैं, खरीदे थे कितना पर? 3850 रुपये किसी वस्तु को खरीदे थे, अब बेच रहे हैं इसको 4180 रुपया में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ होगा? तो प्रॉफिट करने के लिए इसमें इस वस्तु को घटा देंगे, यानी कि 4180 माइनस 3850 घटाइए तो कितना आ रहा है? 0 5 में से 8 में से 5 गया तो 3, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 उसके बाद कितना? 0, यानी कि 11 में से 3 गया तो 8, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं 4180 है ना, 3850 में घटाइएगा तो 0 3, ठीक है। उसके बाद 3 हो जाएगा, 8 3 11 यानी 330। क्या आएगा? 330 है ना, 330, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 330, यानी उसका लाभ क्या होगा? 330, यानी ऑप्शन नंबर देखिए डी, ठीक है। समझ रहे होंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। देखिए जब भी एमआरपी, डिस्काउंट हमेशा होगा एमआरपी पे, ठीक है। डिस्काउंट किस पे होता है? एमआरपी पे। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होता है? सीपी पे। प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे, डिस्काउंट होगा एमआरपी पे। एमआरपी का फुल फॉर्म मार्क रेट प्राइस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एमआरपी गुने डिस्काउंट बराबर इस सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। एमआरपी दिया हुआ था, डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे, ये मेरा क्या निकल गया यहाँ से? जब कैलकुलेशन किया तो 4180 रुपये क्या निकल गया? सेलिंग प्राइस निकल गया। जब किसी वस्तु का दाम, जब उस वस्तु को हम खरीदे थे 3850 रुपये में, उसको हम बेच रहे हैं 4180 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 330 रुपया, क्योंकि जब इसमें घटाएंगे तो 330 रुपया, यानी कि प्रॉफिट पूछा 330 रुपया, ठीक है। ये सवाल देख लिया। अब नेक्स्ट सवाल है sin थीटा बराबर √3/2, तो tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। sin थीटा, ठीक है, sin थीटा बराबर क्या होता है? √3/2 किसका मान होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ से साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री, ठीक है। √3/2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 60 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। और साइन 45 डिग्री का मान तो 1/√2, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 90 का मान 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री मान था वो √3/2, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, पूछा क्या था? tan थीटा का मान पूछ रहा था, तो tan थीटा की जगह 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री मान कितना होता है? √3 होता है, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 3 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, ठीक है। तो पुल की लंबाई क्या होगी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या होगी। थोड़ा इजी है, लेकिन ये सवाल सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले देखिएगा, हाथ पे समझिएगा, ये एक ट्रेन है, ठीक है। क्या है? एक ट्रेन है, ठीक है। ये क्या है? ट्रेन। एक यहाँ पे पुल है, ठीक है। ये माना कि एक पुल है, ये एक नदी बह रही है यहाँ पे, इस नदी पे एक पुल बनाया गया है। अब ये ट्रेन जो है इसको पार करेगी, ठीक है। क्या करेगी? ये ट्रेन इसको पार करेगी। ये क्या है? ये पुल है। अब बताइए इस पुल का भी तो कोई लंबाई होगा, इस पुल का भी तो कोई लंबाई होगा। माना कि इस पुल का लंबाई है x, क्या है? x। माना कि पुल की लंबाई है x, और इस ट्रेन का लंबाई कितना दे दिया है? 90 मीटर दे दिया है, 90 मीटर। आप बताइए जब ये ट्रेन ये पुल को पार करेगी तो इस पुल की लंबाई को दोनों ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो यानी 90 + x हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 90 मीटर है ना, ये 90 मीटर है, माना कि ये 10 मीटर रहा था पुल की लंबाई, ठीक है। तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाता? 100 मीटर हो जाता, ठीक है। जब ये ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो दोनों का क्या होगा? लंबाई ऐड हो जाएगा। तो वही सवाल बोल रहा है कि 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है,
ठीक है। तो पुल की लंबाई हम मान लेते हैं x, क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। जब स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा डिस्टेंस निकलता है, यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, ठीक है। चाल और समय का मल्टीपल होता है क्या, तो दूरी। यहाँ से अगर हम चाल निकाल सकते हैं तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। क्या होगा, दूरी बटा समय हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल। बस यही एक फॉर्मूला पे काम करता है। यही 3 फॉर्मूला जो है, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, इसी पे टोटल आपका बन जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए सवाल बोला कि 90 मीटर लंबी ट्रेन, यहाँ से हम निकालते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम। अब देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 मीटर लंबी ट्रेन है और एक पुल है, पुल का मान लेते हैं x, पुल की जो लंबाई है उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x, यानी कि पुल की लंबाई क्या मान लेते हैं, x। तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 90 प्लस x क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 90 प्लस x। उसके बाद स्पीड यानी कि चाल कितना दिया हुआ है, 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। फिर टाइम भी कितना दिया हुआ है, तो 15 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 15 सेकंड डाल देंगे। अब देखिए 90 प्लस x बराबर कितना, 15 गुने 15 यानी कि 225, ठीक है। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, 225 माइनस 90। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, ठीक है, और 1 सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 225, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 यानी 135। ये जो 135 क्या निकला है, तो ये पुल की लंबाई निकला है, ठीक है। पुल की लंबाई कितना है, तो 135। ये जो निकला है, यह निकला है पुल की लंबाई, ठीक है। तो पुल की लंबाई कितना है, 135 मीटर, है ना। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, इसी पर बन जाएगा आपका सारा सवाल। नेक्स्ट है, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए कोई संख्या मान लेते हैं x जो है, x का मतलब होता है गुना, यानी x का 2/3 का 1/4 कितना है, 100 दिया, यानी कि 100 के बराबर है, ठीक है। x का 2/3 का 1/4 कितना है, 100 है, तो वह संख्या क्या होगी। वह संख्या नहीं, x का खुद निकालना है। यहाँ से देखिए 2 से काट दीजिए, ये 2 बार में, ठीक है, 3 दूनी 6, x बराबर क्या हो जाएगा 100 गुने 6, यानी कि x बराबर 600, यानी वो जो संख्या है 600 है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ गए होंगे, कुछ नहीं था। यदि एक संख्या के 2/3 1/4 100 है, यहाँ से काट कीजिए 600 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 5 नंबर सवाल करते हैं। 5 नंबर सवाल है y + 1/3 प्लस y प्लस बटा यानी y + 1/3 प्लस y + 2/5, ठीक है, बराबर 3 है। तो y का मान पूछ रहा है, ठीक है। ये सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है। जितने भी सवाल पूछे गए सवाल है, ठीक है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, बस गुना कर दीजिए। यहाँ पे 5 से क्या कीजिएगा, y + 1 प्लस 3 से y + 2 बटा कितना हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा 5y + 5 प्लस 3y + 6, ठीक है, बटा 15। अब ऐड कर दीजिए, यहाँ पे बराबर 3 भी है, बराबर कितना है 3 बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए 5y 3y 8y प्लस 11, 6 5 11 यानी कि 8y प्लस 11। इस 15 को मल्टीप्लाई कर दिए, 15 दिया 45 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 8y बराबर कितना हो जाएगा, 45 में से 11 जाएगा तो 45 माइनस 11 यानी 8y बराबर कितना हो जाएगा 4 और 3, ठीक है, 4 और 3, ठीक है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 34/8। अब 2 से काटिए, 2 से कितना बार में 17, 2 से 4 बार में, ठीक है, यानी कि 17/4। जब एलसीएम कीजिएगा 4 × 16 यानी 4 × 16, ठीक है, और कितना आ जाएगा यानी 4.25 यानी 4 × 16। 4 ऑप्शन एक ही में है, यानी ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए कितना आ जाएगा 4.25, पॉइंट में आएगा 4.25, यानी y का मान कितना आ गया 4.25। ये y का मान ही निकालना था और कुछ नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर सवाल। देखिए, यदि एक वस्तु को 3735 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है,
यानी कि लॉस होती है कितना, 10% की लॉस होती है। ठीक है, जब भी हानि और जब भी प्रॉफिट होगा तो किस पे होगा, तो सीपी पे होगा। और अगर लॉस हो रहा है 10% तो कितना, 100 में 10 घटा देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में 10 जोड़ देंगे। ठीक है, तो वह इसे कितने रुपए बेचने की 10% की लाभ हो। ठीक है, उसे कितने रुपए बेचे कि 10% का लाभ हो। ये मेरे 4 ऑप्शन हो गया। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3735 रुपये में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 3735। ठीक है, 3735 क्या दिया हुआ सेलिंग प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट सॉरी लॉस कितना है, 10%, यानी लॉस दे दिया है 10%। हमसे पूछ क्या रहा है, उसे कितना रुपए में बेचे, फिर से बेचने की ही बात कर रहा है, जो 10% का लाभ हो, यानी 10% लाभ कमाने के लिए उसे हम कितने रुपए में बेचे। तो देखिए यहाँ से एसपी पता है, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पता है, लेकिन हमको सीपी नहीं पता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, यानी सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 35 जब भी हम आपको क्या बताए थे, जब भी सेलिंग प्राइस दिया रहे, जब भी सेलिंग प्राइस दिया रहे या फिर लॉस दिया रहे या फिर प्रॉफिट दिया रहे, तो उसको क्या करेंगे, हम 100 को हमेशा ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 100 हमेशा ऊपर रहेगा, और जब भी लॉस या हानि रहे उसको हम नीचे लिख देंगे। कितना परसेंट लॉस है, 10%, यानी कि 90। 100 में 10 घटा देंगे, 90। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0 बार में 9 से काटिए इसको, 9 चक 36, एक रहा तो 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 9 पचे 45, यानी 415 और 10 यानी कि 4150। ठीक है, ये मेरे क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी आ गया। सीपी कितना आ गया, 4150। ठीक है, 4150 सही तो है। अगर 4150 रुपये में कोई वस्तु का दाम है, उसको अगर हम बेच रहे हैं 3735 रुपये में, तो स्वाभाविक है वो लॉस ही हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे लॉस भी दे दिया 10%। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई वस्तु का दाम है 4150 रुपया, उसको हम बेच रहे हैं 3735 रुपये में, तो जरूरी है, ये तो फिक्स है ना कि यहाँ तो लॉस ही हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 10% जो लॉस है वो मेरा सही है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि वो इसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। अब यहाँ इसको हम फिर से हमको बेचना है, यानी कि सेलिंग करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी 4150 रुपया, फिर इसको क्या करना है, 10% का लाभ, यानी कि 110/100। यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 415 गुने 11। जब 415 और गुने 11 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 415 फिर 415। ठीक है, 5 6 5 4, यानी कि 45 65। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए 45 65, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, बेच रहा था कोई वस्तु को 3735 रुपये में। ठीक है, एक दुकानदार को 10% की हानि हो रही है, लॉस कितना हो रहा है, 10%, यानी कि लॉस हो रहा है 10%। ठीक है, जब भी लॉस या फिर हानि होगा हमेशा सीपी पे होगा, और जब भी डिस्काउंट रहेगा तो एमआरपी पे। कुछ पॉइंट्स उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वो इसे कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो। एसपी दिया हुआ तो 3735, लॉस दे दिया इतना। जब एसपी दिया रहे तो 100 हमेशा, जब एसपी दिया रहे और लॉस या फिर हानि, जब लॉस या प्रॉफिट दिया रहे। ठीक है, तो जब एसपी हमको निकालना है तो हमेशा 100 ऊपर रहेगा, 100 हमेशा ऊपर को रखना है। ठीक है, और नीचे को हमेशा नीचे रखना है, जो भी लॉस हो रहा हो या फिर प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, यहाँ से काट के आपका आ गया 4150 रुपया। अब देखिए यहाँ पे, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम 110 रुपये ऊपर 100 नीचे क्यों कर दिए, तो 100 इसलिए किए हैं क्योंकि हमको एसपी निकालना है। यहाँ हम सीपी निकाल रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे एसपी निकाल रहे हैं। जब सीपी निकालना हो और एसपी दिया रहे, ठीक है, तब हम 100 ऊपर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम एसपी निकाल रहे हैं, इसीलिए हम 100 को नीचे लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से निकाल कितना आ गया, 4565 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि जो उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए 10% का लाभ हो, तो 4565 रुपये हम बेचेंगे तो उसको लाभ होगा। ठीक है, कितना का होगा लाभ, तो 10% का, है ना। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 7 नंबर सवाल करते हैं। 7 नंबर सवाल है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है, ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। आपको पता है, सबसे पहले देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जैसे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखिए अनुपात में 4 कोणों का इतना दे दिया है, 3, 5, 9 और 13। ठीक है, अगर हम इसको 3x मान लेते हैं, 3x
ठीक है। इसको अगर हम 5x ले लेते हैं, इसको अगर हम 9x ले लेते हैं, इसको अगर हम 13x ले लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो चारों कोनों यानी कि 3x, देखिए चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ऐड कर दीजिए 13 और 9 कितना हो जाएगा 9 3 22, 22 और 5 27 और 3 30, यानी कि 30x बराबर कितना है 360 डिग्री। तो 0 से 0, 3 से कितना बार 12 दिया 36, ठीक है 12, यानी x का मान कितना आ गया 12, ठीक है। x का मान आ गया 12। तो सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा 12, यानी 13 गुने 12 कितना आ जाएगा, पहले 12 में 10 गुना कीजिए तो 120 और 12 36, यानी कि 120 और 36 यानी 156, ठीक है। कितना आ जाएगा 156, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। सबसे बड़ा कोण क्या होगा 156, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए 8 नंबर सवाल है, अस्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। देखिए एक वो अस्मिता है, ऐसे से अस्मिता, ठीक है, 12 दिन में काम को समाप्त कर सकती है, और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। सैम यानी यहाँ पे लिख देते हैं अस्मिता SAM, ठीक है। सैम क्या कर सकता है 9 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह गया। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम लेंगे वो मेरा टोटल वर्क होगा। क्या होगा जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क यानी 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 दिया 36, यानी कि 36 जो है एलसीएम होगा 12 से 3 बार में, 9 से 4 बार में, यानी कि अस्मिता का एफिशिएंसी कितना है एक दिन काम करने का, यानी कि ये जो मेरा निकलता है ना 3 और 4 जो निकलता है ये मेरा एक दिन काम करने का क्षमता है। यानी कि अस्मिता एक दिन में 3 काम कर सकती है, तो 12 दिन में 36 काम कर सकती है। सैम अगर एक दिन में 4 काम कर सकता है तो 9 दिन में 36 काम कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो मेरा निकलता है 3 और 4 ये क्षमता निकलता है, यानी कि एफिशिएंसी एक दिन का एफिशिएंसी निकलता है, ठीक है। ये मेरा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। यहाँ पे समझिए फिर से बोल रहा है कि 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, देखिए 4 दिन तक दोनों काम करता है, 3 और 4, 4 3 7, ये भी 4 दिन तक काम करती है और ये भी 4 दिन तक काम करती है, यानी कि 12 और 16 की जोड़ी कितना हो जाएगा 6 और 2 6 2 8 और 2 यानी कि 28, ठीक है। यानी 28 काम करने के बाद क्या करती है दोनों काम छोड़ देती है, तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह गया। देखिए 28 काम हो गया, यानी कि 28 काम हो गया, 36 काम में टोटल काम कितना था 36 था, तो कितना बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया, कितना बाकी रह गया, देखिए कितना बाकी रहा है, टोटल काम कितना हो गया 28, बाकी कितना रहा 36, यानी 36 काम में 28 काम हो गया, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, काटिए कितना बार में कटेगा, 2 से काटिए 14, 2 से 14, 2 से 18, 2 से 7, 2 से 9, यानी कि 7/9, ठीक है। 7/9 काम क्या हो गया, यानी कि काम का कितना हिस्सा बाकी रह गया, तो 7/9 काम का हिस्सा बाकी रह गया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7/9, ठीक है, समझ गए होंगे। यानी अस्मिता देखिए 12 दिन में कर सकती है, सैम 9 दिन में कर सकता है, दोनों को जब एलसीएम लिखे तो टोटल वर्क होगा मेरा, ठीक है। अब इसका एफिशिएंसी 3 आ गया अस्मिता का, और सैम का एफिशिएंसी कितना आ गया 4 आ गया। दोनों 4 दिन तक काम करता है, ये भी 4 दिन तक काम करेगा तो चढ़ती है 12, ठीक है, 12 काम कर लेगा। ये मेरा क्या निकला है, ये काम है, ठीक है, 12 काम कर लिया, ये 16 काम कर लिया, तो टोटल 28 काम क्या हो गया, टोटल 28 काम कंप्लीट हो गया। तो टोटल काम था 36, यानी 28 काम कंप्लीट हो गया कितना में 36 में, तो जब काटेगा तो 7/9 आ गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया 7/9, ये मेरा हो जाएगा आंसर, यानी काम का 7/9 हिस्सा बाकी रह गया था। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 9 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है 81x² - 49y², ठीक है, बटा 9x + 7y को सरल करें। इसके 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। फिर सवाल है अगला, यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 रुपये में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य 14,056 प्रति फ़ोन है, प्रति फ़ोन यानी कि एक फ़ोन का दाम है 14,056, ठीक है।
तो उसे कुल लाभ कितना हुआ होगा। मेरा 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 81 एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 7y का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। 81 का 9x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि 9 का स्क्वायर 81 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर 49 और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर, फिर नीचे क्या है 9x प्लस 7y। अब देखिए ऊपर क्या रह गया 9x का होल स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि लिख सकते हैं 9x प्लस 7y बटा 9x माइनस 7y, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ठीक है, बटा में क्या है 9x प्लस 7y। अब देखिए 9x प्लस 7y 9x प्लस 7y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x माइनस 7y, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये कुछ नहीं था। फिर अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल। यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,600 रुपये में बेचती है, ठीक है, यानी 12 मोबाइल फ़ोन जो है 1,88,160 रुपये में बेचती है, जिनका जो क्रय मूल्य जो है ना, क्रय मूल्य यानी 12 मोबाइल फ़ोन का जो क्रय मूल्य है 1,400 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, लेकिन 14,056 प्रति फ़ोन, 14,056 प्रति फ़ोन है, तो उसे कुल लाभ कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे सीपी जो निकालेंगे, सीपी यानी एक मोबाइल फ़ोन का दाम है 14,056, ठीक है, 14,056, तो हमको 12 मोबाइल फ़ोन का दाम निकालना है, तो हमको यहाँ क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे। तो जब 14,056 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, गुना कीजिए 14,056 में 12 से तो कितना आ जाएगा, 14 12 के 2, हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10 11 के 1, हाथ में रहा 1, ठीक है, 2 0 1 8 2 6, ठीक है, 6 5 0 4 1 2 7 6 8 6 1, कितना आ जाएगा, देखिए ये आ गया 168,672, ठीक है, ये मेरा आ गया है ना, यानी कि कितना आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,68,672, कितना आ गया 1,68,672 रुपये क्या दाम है इस मोबाइल फ़ोन का दाम है, ठीक है। इस 12 मोबाइल फ़ोन का दाम कितना है 1,68,672 रुपया, चूँकि देखिए प्रति फ़ोन दे रहा था, यानी एक फ़ोन का दाम था 14,056 रुपया, तो हमको 12 फ़ोन का निकालना था, तो 12 फ़ोन का दाम कितना आ गया 1,68,672 रुपया, ठीक है। अब देखिए इसका दाम है इतना रुपया, कितना रुपये दाम है 1,68,672 रुपया। अब इसको हम सेलिंग प्राइस कितना कर रहे हैं 1,88,160 रुपया में, तो यहाँ से हमको प्रॉफिट ही होगा ना, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो इसमें घटा देंगे 1,88,160 माइनस 1,68,672, जब माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस कीजिए, यहाँ पे पैसा लीजिए 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है, यहाँ बचिए कितना, यहाँ बच गया 15 में से 7 गया तो 8, ठीक है, यहाँ से कितना बच गया, यानी बच गया 10 में से यहाँ बच गया 0, तो यहाँ पैसा 10 में से 6 गया तो 4। अब देखिए 8 8 4 किसके लास्ट में है 8 8 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 8 8 4 यानी कि 19 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आप इसको यहाँ से सॉल्व खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 19,488, ठीक है, 19,488 क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन का दाम इतना में बेचती है, देखिए बेचती है यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ था कितना 1,88,660 रुपया, 1,88,160 रुपया, जिनका क्रय मूल्य 14,056 प्रति फ़ोन है, तो यहाँ पे हम 12 फ़ोन का दाम निकालनी है, तो कितना आ गया 1,68,672, ठीक है। और जब यहाँ पे 1,68,672 रुपया फ़ोन का दाम है, 12 मोबाइल का दाम है, ठीक है, उसको हम बेच रहे हैं इतना में, तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा 19,488, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कोई भी सवाल में कैलकुलेशन थोड़ा होता है, ठीक है, तो कैलकुलेशन में आपको गुना भाग थोड़ा सा करना आना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।